हेलो, जय जिनेन्द्र। तो मैं सीए स्नेहा कोठारी फ्रॉम एस्पायर कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। आधी से पौन घंटे का वीडियो रहने वाला है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसके एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है, शॉर्ट रन में कैसा होता है, लॉन्ग रन में कैसा होता है, चेंज इन स्केल, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे या इस एक आधी पौन घंटे के लेक्चर पे कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन बेटा कोई भी चीज को बनाना उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, पैसे कमाने के लिए। In other words, production is an economic activity as it enhances the utility of the product, changing in the form needed by the consumer. According to H. Smith, production is a process of transformation of input to output. तीन डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको लिख दी हूँ, कोई भी एक आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे इजी डेफिनेशन है कन्वर्जन या ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट या रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन। अब यहाँ पे अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे टोटल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एवरेज प्रोडक्ट पढ़ेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज टोटल प्रोडक्ट। It refers to the total volume of goods and services produced during a specific period of time. Normally एक साल में एक इंडस्ट्री या एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, अगर अपन टोटल कर दे उसको प्लस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन या सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं अपन। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स is known as average product. Per unit production of variable factors is known as average product. Marginal product. The change in total product due to application of one more or one less unit of variable factor is known as marginal product. Change in TP upon change in output बोलो या labor बोलो या variable factor बोलो, that is known as MP, marginal product. Marginal product change in total product divided by change in labor. एक और फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। ये दो फॉर्मूले से अपन टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या देखा बेटा, प्रोडक्शन। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं प्रोडक्शन। फिर अपन ने देखा टोटल प्रोडक्ट, एक साल में एक इंडस्ट्री ने जितना भी प्रोडक्शन किया सबको जोड़ लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। फिर एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब बात करते हैं अपन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सेम जैसा अपन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी के लिए वही है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी इंक्रीजेस एंड यहां पर एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देन व्हेन टीपी डिक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, एपी एंड एमपी दोनों फॉल कर रहे हैं। अब यहां पे एपी बढ़ गया है एमपी से। When TP is maximum तो MP हमारा जीरो हो जाता है, लेकिन AP कभी भी जीरो नहीं होता। अब जब ये गिरने लग रहा है तो MP नेगेटिव हो गया है और AP गिरने लगा है। अब इसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा TP है बेटा। अब देखो ये MP तो पहले बढ़ रहा है, अब ये MP गिर रहा है। तो जब ये MP जीरो पे पहुंचेगा तो TP मैक्सिमम पे होएगा और जैसे ही टीपी गिर रहा है एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। अब एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां तक तो दोनों बढ़ रहे हैं। अब ये इधर यहां तक एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यहां पे दोनों बराबर हैं और उसके बाद एपी भी गिरने लग रहा है।
देन मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन इज अ expression of technical relationship between input and output. It is also known as input output relationship. कोट्सियंस जी बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. अब इसके कुछ assumptions हैं. द प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. 1 साल की बात कर रही हूँ तो उसी के बारे में बात करेंगे. उस समय मेरी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली डिविजिबल होने चाहिए. प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी फिटेड टू द शॉर्ट रन या लॉन्ग रन. Then, characteristics of production function. The production function specifies either the maximum output that can be produced with the given input or the minimum quantity of input needed to produce a given level of output. मेरे पास जितना रॉ मटेरियल है उससे मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकती हूँ ये बताएगा, या जितना मैक्सिमम आउटपुट बनाना है उसके लिए कम से कम कितना इनपुट चाहिए ये बताएगा. Production function establishes a relationship between input and output. Production function is related to particular time period. Production function is always defined within respect to given technology. If there is any improvement, तो ये law काम नहीं करेगा. Production function accepts the competition among goods. Then, short run और long run के बीच में difference. Short period is a period during which at least one of the factors of production is available in fixed quantity. Short run में एक को अपन फिक्स बोलते हैं और एक को वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल होते हैं. फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है. प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग द अदर इनपुट. मतलब सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर्स को. यहाँ पे अपन फिक्स और वेरिएबल दोनों फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. इन शॉर्ट रन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं होता है. इन शॉर्ट पीरियड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड. डिमांड ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा. देन अब बात करते हैं अपन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. This law can be explained in terms of diminishing cost. According to the law of diminishing cost, as the output increases, average cost per unit goes on diminishing. आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही हूँ और मेरे फैक्टर्स उतने ही लग रहे हैं, तो जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगी उतना मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. Due to decreasing cost, this law is also known as law of diminishing return. This can be illustrated. अब देखो, पहले तो ये बढ़ रहा है, अब फिर ये गिरने लगेगा, इसीलिए पहले इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर बाद में अगर मेरा प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट क्या होते जाएगा? कम. अब uses of operation of the law of increasing return. Indivisibility of factors. देखो बेटा, स्टार्टिंग में आज अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज मेरे पास 5 एकड़ जमीन है. अब उस 5 एकड़ में मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी. वही अगर मेरे साथ मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन या कोई स्टाफ मैंने रख ली तो 1 से 2 हुए तो अच्छे से काम होएगा, फिर 3 हुए तो और अच्छे से काम होएगा. लेकिन इस लैंड की भी अपनी एक कैपेसिटी है. हो सकता है 4 लोगों की जरूरत है, तो जब तक 4 लोग मैं डालती जा रही हूँ तब तक मेरा रिटर्न तेजी से बढ़ेगा बेटा. लेकिन जैसे ही 4 लोग हो गए, 4 के बाद मैं और डाल रही हूं, तो वहां आवश्यकता 4 की थी, अब उससे ज्यादा लोग आ गए, तो अब मेरा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन उसका गति क्या हो जाएगी? कम. एक और एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज एक दादाजी एक दुकान को अकेले संभाल रहे थे. उनका एक बेटा आया, तो अब क्या हो गया? वसूली वगैरह सब प्रॉपर होने लगी, सारा काम अच्छे से होने लगा. एक और बेटा आया, उसने काम को थोड़ा और मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में ध्यान दे दिया. अब उस दुकान में सपोज आप मान के चलो सिर्फ 3 ही लोगों की जरूरत थी, तो अब दादाजी और 2 बेटे. लेकिन अब अगर दोनों बेटे के और 2-2 बेटे भी उसी में आ जाएंगे तो जो रिटर्न है जो तेजी से बढ़ा, अब उसकी गति कम हो जाएगी और फिर वो गिरने लगेगा. क्योंकि भाई अब तुम दुकान भी तो बढ़ाओ, फिक्स फैक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा एक समय के बाद.
तो जब तक वो फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता तब तक अपन लेबर डालते जा रहे हैं, लेबर डालते जा रहे हैं। जैसे मैंने फार्मर वाले एग्जाम्पल में जो बढ़ रहा है वो लेबर, दुकान वाले एग्जाम्पल में दुकान मेरी फिक्स है और जो मैं आदमी डालते जा रही हूँ वो मेरे लेबर है। तो जब तक ये इंडिविजिबल है, आदमी डालते जा रहे हैं, जितने की जरूरत है उतने आ रहे हैं, तो रिटर्न क्या होएगा, तेजी से बढ़ेगा। देन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि 1 से 2 हुए तो ताकत बढ़ गई, फिर 3 हुए तो और ताकत बढ़ गई, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिक्स फैक्टर्स और फिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जगह उतनी है और सब मिलके काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। देन डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांट दिए। मैंने आपको बताया एक जन दुकान का गल्ला देख रहा है, एक जन वसूली देख रहा है, एक जन मार्केटिंग देख रहा है, तो आपका काम और अच्छे से चलेगा। इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हो गया बेटा, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। हो सकता है कि अपन ने अपना जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये इंटरनल इकोनॉमीज हो गई। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो ये क्या हो गई, अपनी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब टेक्निकल इन्वेंशन का भी अपने को फायदा मिल सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। इंक्रीजिंग रिटर्न तभी आएगा जब मेरा फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है और मैं इसमें लेबर डालती जा रही हूं, तो मेरा जो गति है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। देन इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इफ द साइज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट इज लार्ज एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। हम अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इफ द मशीन्स एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट आर ओल्ड, पुरानी है, बार बार खराब हो रही है, तो भी ये काम नहीं करेगा लॉ। इफ द इंडस्ट्री नीड नेशनलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, और हम काम को बांट ही नहीं कर पा रहे, तो भी ये लॉ काम नहीं करेगा। इफ द इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन नेचर, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न विल नॉट ऑपरेट। इफ द यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट इज नॉट एडॉप्टेड, तो भी ये लॉ काम नहीं करेगा। देन अब आते हैं अपन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब एक छोटी सी भाषा में समझा रही हूं। 1 एकड़ जमीन है, एक फार्मर काम कर रहा है, 10 किलो चावल बना रहा है। 2 फार्मर आए, 20, 3 फार्मर आए, 30। तो ये जो रेशो है ये बराबरी का बढ़ रहा है, किसमें, कांस्टेंट रिटर्न में। 4 डालूंगी तो 40। The law of constant return is an intermediate stage between the initial stage of increasing. Increasing में क्या हो रहा था, 1 आए 10 तो 2 आए हो सकता है 50 बन जाए, अब 3 आए तो हो सकता है 100 बन जाए, 4 आए तो अब गति बढ़ तो रहा है लेकिन गति कम हो जाएगी। तो ये होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न। The law states that the quantity of variable factor is changed, average and marginal product do not change. गति वही रहेगी, अपन लेबर और फिक्स फैक्टर्स को चेंज जरूर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। When all the productive services are increased in given proportion बोलो या रेशो, the production is increased in the same ratio. आज अगर मैं 1 एकड़ जमीन 2 लेबर, 2 एकड़ जमीन 4 लेबर, 3 एकड़ जमीन 6 लेबर, तो मेरा जो रिटर्न है वो भी क्या आएगा, बराबर कांस्टेंट। देखो इधर एक एग्जांपल से दिया है। सबसे पहले 1 लेबर 10 यूनिट, 2 लेबर 20 यूनिट, 3 लेबर 30 यूनिट, 4 लेबर 40 यूनिट, 5 लेबर 50 यूनिट। तो अब देखो एवरेज 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10। तो हर में मेरा एपी क्या आएगा, सेम। मार्जिनल भी क्या आएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला सेम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। एक स्ट्रेट लाइन से बनेगा और यहाँ पे एमपी और एपी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ये ऐसे बढ़ जाता, ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा सीधा जा रहा है। देन आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, अब ये गिर रहा है। अब ये क्यों गिर रहा है बेटा, क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव बन चुका है। अब जो जमीन है, अब मुझे मेरे फिक्स फैक्टर को बढ़ाना है, मैं सिर्फ वेरिएबल बढ़ा रही हूं तो वहां से काम नहीं चलेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक ऐसा एक भी एग्जाम नहीं आया जिसमें ये क्वेश्चन आया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑल्सो नोन एज important principle of diminishing marginal productivity states that if one input in the production of a commodity is increased while all other inputs are fixed, जमीन फिक्स है,
मैं सिर्फ क्या बढ़ाती जा रही हूँ, लेबर। तो एक स्टेज तक तो तेजी से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसकी गति नीचे हो जाएगी। अब ये जो गति नीचे हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि पहले मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा था, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे गिर रहा है, और अब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया है। पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एमपी कर रहा है। पहला स्टेज जहां पे तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, दूसरा कांस्टेंट, और तीसरा नीचे गिर रहा है, दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न। Then, the assumptions of law of diminishing return. Units of labor and capital are used as variable factor. Price में कोई change नहीं है. Variable factors are equally efficient. There is no change in technique. There is no change in fixed factor. ये सारे जो assumptions हैं, ये बेटा आप constant return में भी लिख सकते हो, increasing return में भी लिख सकते हो, और diminishing return में भी लिख सकते हो। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होती है, कई एमसीक्यूज में भी पूछता है। नाउ कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सबसे पहले फिक्स फैक्टर्स। एक फिक्स फैक्टर जो है उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। आज अगर मैं दुकान की बात करूं तो उस दुकान में 4 लोगों की आवश्यकता है, उसके बाद आपको दुकान बढ़ानी पड़ेगी, तो फिक्स फैक्टर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। स्केयर फैक्टर्स, जो लैंड है, लेबर है, टेक्निक है, ये सारे स्केयर हैं, आपको एक लिमिट के बाद इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। देन लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक जमीन में 4 लोगों की जरूरत है तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आप कब तक लैंड की जगह सिर्फ लेबर डालोगे? तो अब आपको एक लेवल के बाद क्या बढ़ाना पड़ेगा? लैंड। ऑप्टिमम प्रोडक्शन, इफ द परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द फैक्टर्स हैज बीन मेड, सर्टेनली ऑप्टिमम प्रोडक्शन विल बी returned. After this optimum level of production, more and more variable factors will result in less efficient combination of fixed as well as variable factors. Scope of law of diminishing return. The classical economist Professor Marshall rigidly confined that law of field of agriculture alone, but the modern economics applies this law to various fields. अब मार्शल जी का कहना है कि सिर्फ ये एग्रीकल्चर में लगता है, लेकिन बाकी लोगों का कहना है फिशरीज में भी लगता है। आज अगर अपन पहली बार जाएंगे तो अपन को भर के मछली मिलेगी, दूसरी बार जाएंगे तो कम हो जाएगी, तीसरी बार में टाइम वही होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। Wishes to catch more and fishes, we will have to go deeper and deeper. When equal does the of the labor and capital are applicable in the sea to catch the fish. Each attempt of catching reduces. बार बार जाएंगे तो हर दूसरे अटेम्प्ट में पहले से कम के चांसेस आएंगे। सेम यही फंडा अप्लाई होता है माइंस में। स्टार्टिंग में अपने को ज्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होती है, बाद में मार्शल जी का कहना है ये सिर्फ एग्रीकल्चर में लगता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना है फिशरी में भी लगता है, माइंस में भी लगता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेटा जितना स्टोरी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ते जाएगा, क्योंकि सामान आपको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, 100वें माले तक ले जाने में ही कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कम बनाते हैं। Industry. In industry, if we fix the supply of capital, the law of diminishing return will apply. No doubt the use of machines, labor, efficient and skilled labor help industries and in beginning production may increase, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम ही होगा। एग्रीकल्चर में क्यों? क्योंकि सॉइल की उपजाऊपन कम हो जाता है, लैंड की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, फर्टिलिटी कम होती जा रही है। देख अब बात करते हैं अपन next, that is the law of variable proportion. The law of variable proportion occupies an important place in economic theory. This law examines the production function with one factor variable keeping the quantities of other factor fixed. एक फैक्टर फिक्स है और दूसरा फैक्टर अपन डालते जा रहे हैं। दो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाई, एक दुकान वाला और एक लेबर और फार्मर वाला। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए। इनपुट whose quantity is kept fixed, जैसे जमीन को अपन फिक्स रख रहे हैं या दुकान को फिक्स रख रहे हैं। This law is based upon possibility of varying the proportion in which the variable factors can be combined with fixed factors. All units of variable factors are same. It is assumed that all variable factors are equally efficient. तभी ये law काम करेगा। Important है, आता ही आता है। There may be cases which are responsible for application of law of variable proportion. Underutilization of fixed factor. Some of the factors are fixed. Optimum use, the ratio of fixed and variable factors become defective. कई बार imperfect substitution भी हो जाता है।
अब देखो समझते हैं। सबसे पहली चीज 10 एकड़ जमीन है बेटा। अब 10 एकड़ जमीन में सबसे पहले मैं 0 लेबर है, कुछ भी नहीं आ रहा है। 1 लेबर डाली, टोटल प्रोडक्शन हुआ 20 का। 2 लेबर 50, 3 लेबर 90, 4 लेबर 120, 5 लेबर 140, 6 लेबर 150, 7 लेबर 150। पहले देखो गति डबल से भी ज्यादा हो गई। ये कितने से बढ़ा? 30 से बढ़ा, फिर 40 से बढ़ा। जब तक ये तेजी से बढ़ रहा है इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। अब ये बढ़ तो रहा है लेकिन इसकी गति क्या हो गई? कम। पहले 40 से बढ़ा था, अब 30, फिर 20। ये सेकेंड स्टेज आ गया। अब ये 0 और नेगेटिव हो गया तो ये आ गया थर्ड स्टेज। तो जब तक मेरा टीपी बढ़ रहा है यहां तक, जब तक मेरा एमपी क्या है? इंक्रीजिंग है 40 तक, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न। अब यहां से यहां तक ये बढ़ तो रहा है बेटा, लेकिन इसकी गति क्या हो गई? कम। क्यों? क्योंकि ये मेरा एमपी जो है अब गिरने लगा यहां। तीसरा स्टेज अब ये फॉल कर रहा है और ये नेगेटिव हो गया। दिस इज नोन एज थर्ड स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये लॉ आएगा आप सबसे पहले लॉ लिखोगे, इसके बाद ये लिख के इसको एक्सप्लेन करोगे, तो ही आपको 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा स्टेज कहां से स्टार्ट होता है? जब एपी किसके बराबर हो जाती है? एमपी के बराबर। देन तीसरा स्टेज कहां से स्टार्ट होएगा? जब एमपी मेरा 0 हो गया है। फिर से देखो एक बार, ये जब तक एमपी पॉजिटिव है यहां तक मेरा फर्स्ट स्टेज, यहां से मेरा सेकेंड स्टेज और यहां से मेरा थर्ड स्टेज। देन अब आते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब बेटा स्केल में अपन फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स एज द फर्म इन लॉन्ग रन इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स एम्प्लॉयड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द आउटपुट में राइज इनिशियली एट मोर रैपिड रेट then the rate of increase in input, then output में increase in same proportion और उसके बाद output कम गति से बढ़ेगा। अब मैं आपको ये चीज एकदम इजी वे में समझा देती हूँ। देखो बेटा, ये सारी चीज तो अपन छोड़ते हैं, मैं आपको एक इजी वे में समझाती हूँ। सबसे पहली चीज, ये मेरा लैंड है और ये मेरा लेबर है। अब अगर मैं यहां पे 1 लैंड 10 लेबर, 2 लैंड 20 लेबर, तो मेरा जो आउटपुट था यहाँ पे अगर 100 आ रहा था तो यहाँ पे 200 होना चाहिए, लेकिन ये हो कितना रहा है? 300। 3 लेबर, 3 लैंड, 3 लेबर, तो यहाँ पे अब ये 300 का डबल बोलोगे तो 600 होना चाहिए, लेकिन ये हो कितना रहा है? 700। तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। ये बहुत तेजी तेजी से बढ़ रहा है। कांस्टेंट में क्या हो रहा है बेटा? अगेन ये मेरा लैंड 1 लेबर 10, 2 लैंड 20 लेबर, 3 लैंड 30 लेबर, यहां पे 100 हुआ, यहां पे 200 हुआ, यहां पे 300 हुआ। तो ये जो रेशो है ये बराबर है कांस्टेंट। अब डिमिनिशिंग, अगेन 1 लैंड 10 लेबर, 2 लैंड 20 लेबर, 3 लैंड 30 लेबर, यहां पे 100 हुआ। अब इसको 200 होना चाहिए लेकिन ये सिर्फ 150 ही हुआ। अब इसको 300 होना चाहिए तो ये हो सकता है 275 ही हुआ। बढ़ तो रहा है लेकिन गति क्या हो गई? कम। यहां गति इंक्रीजिंग है, यहां गति बराबर है और यहां गति डिमिनिशिंग है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट 2 ही चीज है बेटा। सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके अलावा इस चैप्टर से ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है। अगेन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।